आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल साइंस का यूनिट नंबर 3 जो कि है डीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, मोटर्स और जनरेटर्स। तो इसमें आपको आगे चल के एसी का भी डिस्कस होगा चैप्टर के सिलेबस में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम मशीन की बात करें तो हमारी मशीन दो टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है एसी और एक हमारा होता है डीसी। तो एसी में हमने अपने घर में ये वाला सॉकेट देखा होगा, ये एसी में होता है। और जो बैटरीज होती हैं वो हमारा डीसी में होता है। और जो एसी होते हैं ना, उसमें दो तरीके की और आगे सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एसी में हमारे सिंक्रोनस मशीन्स होती हैं और एक होता है इंडक्शन। सिंक्रोनस वो होती हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, और इंडक्शन वो होती है जिसमें स्पीड हम वेराई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नो कांस्टेंट स्पीड। जैसे कि ये आपने फ़ैन देखा होगा, ये हमारा नॉर्मल हाउस फ़ैन है। ये आपका इंडक्शन मोटर पे वर्क करता है। इसमें हम रेगुलेटर से स्पीड को अप एंड डाउन करते रहते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारी सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर दिखती कैसे हैं। ये हमारी इंडक्शन मोटर है और ये हमारी सिंक्रोनस मोटर है। जो इंडक्शन मोटर होती है वो हमारी फ़ैन में यूज़ होती है, और जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती है। ये सिंक्रोनस मोटर हमारे टॉय ट्रेन्स, टॉय कार्स एंड टॉय फैंस, ये हमारे सारे टॉयज़ में यूज़ होती है और छोटे मोटी जगह पे यूज़ होती है। तो ये हमारी एक टॉय मोटर है। तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है, मोटर और जनरेटर से रिलेटेड। तो जो मोटर है उसकी और जनरेटर की दोनों के प्रिंसिपल्स दोनों डिफरेंट है। अब हम इन दोनों के प्रिंसिपल्स जानते हैं। तो मोटर है, उसके प्रिंसिपल्स हैं तो जो मोटर है उसके प्रिंसिपल है कि वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में चेंज होती है, और जनरेटर है कि वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं दोनों। तो आपने देखा होगा मोटर तो हमारे नॉर्मली फ़ैन, जो भी गोल सामान फ़ैन वगैरह में घूम रहा होता है। और जो हमारा जनरेटर है वो हमने देखा होगा कि हमने हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में गन्ने के जूस वाले को देखा होगा, जनरेटर यूज़ करता है वो। और लाइट चली जाती है तो कहीं कहीं इन रूरल एरियाज़ जनरेटर का यूज़ होता है। तो ये दोनों हमारी प्रिंसिपल्स हैं। ये दोनों होती एक ही जैसे स्ट्रक्चर के, बट इनके प्रिंसिपल्स अलग अलग होती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है और वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं जनरेटर। अब हम एक बेसिक मोटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिक मोटर जैसे कि आपकी होती है, एक साइड आपका नॉर्थ पोल है, एक साइड आपका साउथ पोल है, बीच में ये आपकी कॉइल है और ये रोटेट हो रही है। और यहाँ पे आपका ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया, बट ये क्लॉकवाइज रोटेट होती है। ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। और ये आपके यहाँ पे कुछ भी बैटरी टर्मिनल्स होंगे तभी ये वर्क करेगी। और ये आपकी पूरी यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है।
जिसकी वजह से ये आपकी जो मोटर है वो वर्क करती है। ये एक बेसिक मोटर का स्ट्रक्चर है। और जो हमारा ये ये हमारी कॉइल है, ये हमारे बार मैग्नेट्स हैं, और ये हमारा टर्मिनल है बैटरी। आप इस कॉइल को आर्मेचर भी बोल सकते हो। और ये मूव कर रहे हैं, तो ये सब मूव होता है ड्यू टू ओनली फ्लक्स। अब जो हमारा फ्लक्स होता है वो हमारा चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा नॉर्मली जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड डी फ्लक्स, डी फाई मतलब डी फ्लक्स बाय डी टी। जो फ्लक्स होता है वो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप देख सकते हैं ये हमारी एक वर्किंग है बेसिक मोटर की। ये बीच में आपका आर्मेचर है, कॉइल है जो रोटेट हो रहा है इन डायरेक्शन। ये आपको मैं भी समझाती हूँ। ये साइड में यहाँ पे आपका बैटरी है, ये दोनों बार मैग्नेट्स हैं, और ये आपका एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए वायर है, और इसके बीच में आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपके कार्बन ब्रशेज़ है। अभी इसका भी मैं आपको यूज़ बताती हूँ आगे। तो हमारे डीसी मशीन में, डीसी मोटर और जनरेटर में, कंस्ट्रक्शन में सब कुछ बेसिकली डिपेंड होता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम पे। और हम इसमें यूज़ करते हैं हमारी टेम्पररी मैग्नेट्स, और हम इसमें यूज़ करते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और हम इसमें यूज़ करते हैं सोलेनॉइड। जो ये सोलेनॉइड होता है ये पूरा हमारा पूरी एक बार मैग्नेट की तरह, टेम्परेरी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा एक मैग्नेट है। तो ये आपका एक कॉइल है, ये सोलेनॉइडल कॉइल है जिससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हम ये भी यूज़ करते हैं डीसी कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि पूरा का पूरा एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने से ही सारा काम होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा हम टेम्पररी मैग्नेट्स क्यों यूज़ करते हैं। तो टेम्पररी मैग्नेट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये लाइट वेट होती हैं, और ये लॉन्ग लाइफ मैग्नेट हैं, और थर्ड वन ये चीप होती है एज परमानेंट मैग्नेट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर्स में कि ये हम हमेशा टेम्पररी मैग्नेट क्यों प्रेफर करते हैं ओवर परमानेंट मैग्नेट्स। तो अब हम डीसी मोटर का एक इनर कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले तो आपका बीच में एक ही आपका शाफ्ट होता है, उसके बाद ये आपका कम्यूटेटर, उसके बाद ये आपका रोटर, आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर होता है। थोड़ा इसका ऐसे ही ड्राइंग बन रही है, मैं आपको उसका पूरा एक क्लियर डायग्राम पे दिखाती हूँ। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा मैग्नेट के पोल्स भी होते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना तो कुछ होगा नहीं जब तक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस नहीं होती। तो ये आपकी एक बेसिक मोटर का स्ट्रक्चर है, जो कि इनर स्ट्रक्चर है। इसमें ऐसा है कि ये जो आपका ये बाहर का आपको ये लेयर दिख रही है, ये आपका एक फ्रेम है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके अंदर के पूरे स्ट्रक्चर को, और हम इसको कहते हैं इन टर्म्स यॉक। और ये आपके पोल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो नीचे वाली साइड है ये पोल की, इसको हम कहते हैं पोल शू,
और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पोल्स। और ये बीच में हमारा शाफ्ट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसा दिखता है। ये हमारा कम्यूटेटर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी वर्किंग है कि ये क्या करता है। और उसके बाद हम इसको पूरे को ये सबसे जो ये है आपका अजीब सा दिखने वाला इसकी आर्मेचर है। और जो इसके अंदर ये सारे आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे, ये आर्मेचर कंडक्टर्स है। सबकी वर्किंग मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमारी आउटर कवरिंग है योक। आप इसको थोड़ा अपनी इंग्लिश में इट इज़ वगैरह वगैरह लगा के इसको थोड़ा बड़ा कर देना, क्योंकि इन आईपी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा बड़ा लेंथी दिखे आपका सारा का सारा, ताकि नंबर मिले। क्योंकि इतने अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम चेक नहीं करता कि आपका कि सब कुछ एक एक वर्ड पढ़ा जाए। कुछ कुछ लिख के कुछ इंग्लिश वगैरह लगा के आप लिख सकते हैं। ये पोल्स का काम होता है। ये बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। It is big electromagnets, and these magnets help us to generate magnetic field. It generates magnetic fields. ये आपको पूल शो आपको ये फुल सपोर्ट देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये आपका पूरी मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से स्प्रेड होने देता है इवनली ओवर थ्रू आर्मेचर। इट स्प्रेड्स ऑल मैग्नेटिक फील्ड इवनली ओवर आर्मेचर। ओके, कम्यूटेटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। वेरी इम्पॉर्टेंट कम्यूटेटर। उसके बाद हमारा शाफ्ट, ये भी आपका रोटेटिंग, ये जो आपकी होल रोटेटिंग असेंबली है जो रोटेट होगी जब मोटर वर्क करेगी, तो ये उसको सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है। It helps in rotating the whole assembly। और ये आपका जो बीच में थोड़ी स्पेस है, इस स्पेस को मैं देना भूल गई। ये आपके स्लॉट्स हैं, ये आपकी वॉइड्स हैं, खाली जगहें हैं ये, और कुछ भी नहीं है। और ये जो आर्मेचर है, दिस इज़ द मेन कॉइल जिसका है ये रोटेटिंग पार्ट अपना। और सेकंड नंबर पे ये हमारी मैग्नेट्स हेल्प अस टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस आर्मेचर इट इज़ मेड ऑफ मैनी कॉइल्स, मेड विथ मैनी कॉइल्स। ये बहुत सारी, ये हमें कमर्शियल मोटर में पता चलता है कि ये बहुत सारी कॉइल से बना होता है। यहाँ पे तो आपको एक सिंगल दिख रहा है, पर कमर्शियल मोटर को कभी आप देखो तो उसमें बहुत सारे वायर कॉइल से मिलके बना होता है, एक सिंगल कुछ नहीं होता। और ये हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं। ये दीज आर द वायर्स इन विच करंट कैन फ्लो। ये एक तरह की वायर्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है। तो ये आप देख सकते हो कि कितनी सारी कॉइल्स है, कितनी सारी वायर्स है जिससे ये बना हुआ है आर्मेचर, हमारा रोटेटिंग पार्ट इन मोटर। ये मोटर के प्रिंसिपल नहीं है, ये मोटर की एक वर्किंग है कि मोटर किस बेस पे वर्क करती है। एंड मोटर के प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ। मोटर के प्रिंसिपल है बेसिकली कि मोटर वर्क करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और जो हमारा जनरेटर है वो वर्क करता है हमारा लॉरेंट्ज़ फोर्स पे। इसके प्रिंसिपल मैं आपको लिख देती हूँ, लॉरेंट्ज़
फोर्स एंड मोटर हमारी EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी इसको आपको आगे पता चलेगा कि फराडे का भी यूज़ होता है मोटर में कि कैसे होता है, और जनरेटर हमारा लॉरेंस यूज़ करते हैं। ये तो इनकी वर्किंग है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं और ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। सो इन चीज़ों में हम बार बार क्यों AC सप्लाई नहीं लेते, DC सप्लाई लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो DC सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है और हमें बार बार पोल्स चेंज नहीं करने होते। वी डोंट नीड टू चेंज poles continuously, but in AC we have to change। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये आपने देखा, कि हमारे पास एक ऐसे ये वाली चीज़ होती है, और एक आपने देखा होगा हमारे पास एक जो मैंने अभी आपको DC कंस्ट्रक्शन में बताया था, ये एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाली जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टेटर, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रोटेटर। जो रोटेटर है उसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक रोटेटिंग पार्ट है, और जो स्टेटर है वो आपको नाम से पता चल रहा है ये एक स्टेशनरी पार्ट है। तो आगे देखते हैं कि रोटर और स्टेशनरी पार्ट क्या काम करते हैं। तो एक बारी हम पहले उसकी वो देख लेते हैं कि EMF से और आपका कैसे इंड्यूस्ड EMF फैराडे लॉ का है। तो अगर हम EMF की बात करें तो EMF AC में इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि जो कॉइल होती है वो रोटेट करती हैं। क्यों इंड्यूस होता है? क्योंकि जो कॉइल रोटेट करती है वो मैग्नेटिक फील्ड में करती है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो फ्लक्स चेंज होता है, चेंजिंग इन फ्लक्स, और जो चेंज इन फ्लक्स होता है वो इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड EMF के। इसी को कहते हैं फैराडे। हम इसी को फैराडे लॉ कहते हैं। मैंने कहा था ना अभी आएगा आगे मोटर में फैराडे लॉ, वहाँ पे लॉरेंस फोर्स था उसके प्रिंसिपल। अब EMF से रिलेटेड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ये फार्मूला है हमारा EMF इक्वल्स टू P NZ phi by 60A। अब P ये सब क्या है? P जो है वो हमारा पोल्स हैं, हमारा N है स्पीड, हमारा Z है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, और जो हमारा फाई है ये हमारा फ्लक्स है, और जो हमारा A है वो है हमारी टाइप ऑफ वाइंडिंग। A के अंदर भी दो चीज़ें हैं, हमारा A भी वेराई करता है। अगर हमारा A लैप वाइंडिंग लिखा हो, लैप वाइंडिंग, तो हमें उस केस में A को लेना है P के इक्वल में, और अगर हमारा A लिखा हो वेव वाइंडिंग तो उस केस में हमारा A इक्वल्स टू हो जाता है 2। ये अब आपको न्यूमेरिकल में दिखेगा। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला आया कैसे, कहाँ से आया, उसकी डेरिवेशन देखते हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर में डेरिवेशन है और वो आ सकती है। तो अभी हम इसमें एक का EMF ले रहे हैं, EMF जनरेटेड पर कंडक्टर इक्वल्स टू फ्लक्स कट पर रेवोल्यूशन अपॉन में टाइम टेकन। तो अब हमें पता है कि एक का EMF 1 का EMF कितना होगा? पोल्स फ्लक्स अपॉन में टाइम, और हमें पता है हमारा टाइम स्पीड से
हमारा जो टाइम होता है वो हमारा स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। कैसे डिपेंडेंट होता है? अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको टी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n। तो हम यहाँ पे इसको टी को 1/n से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एन पी फ्लक्स। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं Z/A से। तो हम इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे आगे। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे EMF को। EMF इक्वल्स टू NP5 मल्टीप्लाई बाय Z/A, और हम इस सबको सेकेंड में करने के लिए नीचे 60 भी ले लेंगे। तो हमारा ये आ गया PN5 Z/60A। EMF का फॉर्मूला आ गया। इतनी छोटी सी डेरिवेशन है और इस पे 100% आपको एक न्यूमेरिकल आएगा, मार्क कर लो, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं 3-4 मार्क्स के। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ो 8 पोल लैम्प कनेक्टेड आर्मेचर हैज़ 40 स्लॉट्स विद 20 कंडक्टर्स पर स्लॉट, जनरेट वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, डिटरमाइन स्पीड, मतलब हमें n निकालना है, हैंस फ्लक्स पर पोल इज़ 50 मीटर पर वेबर। तो सबसे पहले हम पोल्स को लिखेंगे। पोल्स हमारा 8 है, हमारे आर्मेचर स्लॉट 12 कंडक्टर, मतलब हमारा जो Z है वो 40 × 12 होगा फॉर नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर निकालने के लिए। और जो हमारा लैप वाइंडिंग है तो हमारा A जो होगा वो P के इक्वल होगा, मतलब 8 होगा। और जो हमारा EMF है, वोल्टेज है, वो हमारी है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट्स होगा। और जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा 50 मीटर वेबनार। तो हम इसको वेबनार में कन्वर्ट करने के 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है इसमें हम पुट कर देंगे E की जगह 500, P की जगह 8, N तो हमें निकालना है, N स्मॉल n ले लो या बड़ा n ले लो, N हमने निकालना है। Z हमारा 40 × 12, फ्लक्स हमारा 50 × 10⁻³ बाय 60। A हमारा 8 है, 9 P के इक्वल टू, पोल के इक्वल टू, तो हमारा इससे N की वैल्यू आ जाएगी। N की जो भी वैल्यू आई उसको आप सॉल्व करके यहाँ पर लिख लो। नेक्स्ट चलते हैं कि कैसा एक और टाइप का न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसा आता है। तो इसमें हमें बोला है a DC generator has an armature EMF of 100 volt when the useful flux per pole is 20 meter Weber and the speed is 800 meter Weber. Calculate the generated EMF first with the same flux and same speed of 1000 rpm, second with a flux per pole of 24 meter Weber and a speed of 400 rpm. तो सबसे पहले तो हमें जब सब कुछ सेम दे रखा हो तो उसमें हम एक रेशो यूज़ करते हैं E1/E2 इक्वल्स टू 5/1/2। इसमें सेम फ्लक्स है तो 2 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ 1 बाय स्पीड ऑफ 2। तो हमें पता है कि हमारी वैल्यूज़ क्या क्या है। E1 हमारे पास है 100 वोल्ट्स और फ्लक्स 1 हमारे पास है मीटर वेबनार है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 0/20। और हमारा N1 है 800 rpm, तो हम इसको सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे केस 1। अब हमें इसमें सेम फ्लक्स दिया हुआ है तो 5/1 हमारा इक्वल होगा 5/2 के बराबर होगा, जो कि हमारा 0.020 है। और N2 हमारे पास है 1000 rpm। तो अब हमारा रेशो में हम इसको पुट करते हैं E2/E1 ले लो या E1/E2,
Q52/51, तो उल्टा अपोजिट कर दिया मैंने रेसिप्रोकल एंड 1, तो ये हमारा आ जाएगा 0.20 मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 0.020 मल्टीप्लाई बाय 800, जो कि हमारा इक्वल टू में होगा, ये दोनों कटा तो ये हमारा 20 ये हमारा आ गया 1.25 वोल्ट्स। तो हमारा E1 आ गया, ये हमारा E2 की वैल्यू आ गई और हमारा E1 आ गया 1.25 इंटू 100 इक्वल्स टू 125 वोल्ट्स। सेकंड जाते हैं केस 2 पे, सेकंड पार्ट पे, वो हमारा क्या है, हमारा उसमें है फ्लक्स कितना था हमारा 24 और स्पीड 400 आरपीएम। तो हमारा फ्लक्स हम उसमें ले लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मीटर वेबनियार से वेबनियार में, तो हमारा हो जाएगा 0.024 इंटू हमारा हो गया 400 आरपीएम। और अब हम अपना रेशो निकाल लेते हैं, E2/E1 इक्वल्स टू 0.024 इंटू 400 0.020 इंटू 800, और अब हम इसको देखते हैं 9.6 कटा के ये 2 बाय 16 डैट इज़ 0.6 एंड ये हमारा आ गया E2 और हमारा E1 हमारा होगा 0.6 इंटू 100 डैट इज़ 60 वोल्ट्स। तो ये हमारा आंसर निकल गया है। एक बार खुद प्रैक्टिस करना है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। आगे चलते हैं कि हमारी कितने टाइप्स की डीसी मशीन है। तो इस पे क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन के सर्किट डायग्राम बनाने का आया था। थोड़ी बहुत 1-2 लाइन की थ्योरी लिख दोगे तो इट विल बी गुड, कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका टीचर पे कि आपको पता है सबके बारे में। तो ये पेपर में आता है, इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पास 4 तरीके की डीसी मशीन्स होती हैं। फर्स्ट हमारी होती है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेकेंड हमारी होती है डीसी शंट मशीन। थर्ड हमारी होती है डीसी सीरीज़ मशीन। एंड हमारी फोर्थ वन होती है कंपाउंड वाउंड मशीन। तो अब थोड़े थोड़े इनका देख लेते हैं कि ये कैसे डिज़ाइन होती हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारी ये डिज़ाइन होती है, ये सेपरेटली सोर्स, ये बिल्कुल सेपरेट सोर्स होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे सेपरेट सोर्स डिज़ाइन। एंड और ये यूज़ हमारा होता है लैब सेटअप्स में यूज़ होती है ये। और इनके अंदर हम एक प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड डीसी शंट मशीन हमारी, ये हमारी कैसे लगी होंगी, ये हमारी पैरेलल में लगी होती हैं। और यहाँ पे सीरीज़ लिखा है तो पहले बता देती हूँ, ये हमारी सीरीज़ में होती हैं। और इस वाले में, शंट वाले में, जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। और ये हमारे टूल्स या फिर टॉय फैन ऐसी जगह पे यूज़ होती है। जो सीरीज़ वाली होती है इसका टॉर्क बहुत हाई होता है, टॉर्क वेरी हाई। टॉर्क मतलब इसका जो फोर्स होगा स्टार्टिंग वेरी हाई होता है टॉर्क। और ये यूज़ होती है हमारी हैवी चीज़ों में जैसे क्रेन्स वगैरह में। और जो हमारी कंपाउंड वाउंड होती है, ये आपका एक तरह से कंपाउंड वाउंड है, मीन्स 2 जगह से मिलके बना है। तो ये आपका सीरीज़ प्लस पैरेलल दोनों कनेक्शंस होते हैं इसमें। और ये मिक्स ऑफ टॉर्क एंड वोल्टेज रेगुलेटर, ये आपका मिक्स टॉर्क होती है और इसमें आप वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हो।
आपको एक बार इनके सर्किट डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। फर्स्ट हम देखेंगे कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का कैसे डायग्राम होता है। तो ये एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सर्किट का एग्जांपल है। ये आपका जनरेटर है, इसमें ये आपका फील्ड करंट है जो ये आपका कॉइल की वजह से है, ये आपका आर्मेचर है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये जो आपका करंट है आर्मेचर का ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये लाइन करंट है। तो ये इसलिए है ये बाहर की तरफ जा रहा है क्योंकि जनरेटर का है। अगर ये मोटर का होता तो ये बस जो आर्मेचर का करंट है, ये वाला आर्मेचर का करंट ये अंदर की तरफ जाता। बस यही डिफरेंस होता है। अब आपको मैं आके दिखाती हूँ कि शंट वाउंड डीसी मोटर और जनरेटर कैसे दिखते हैं। ये शंट वाउंड है, इसमें आप देखो ये पैरेलल में सब कुछ कनेक्टेड है, और ये आपको मैंने एक मोटर का एग्जांपल दिया क्योंकि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। यही अगर आर्मेचर और करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो वो जनरेटर का एग्जांपल है। ये आपका RSH है, आपका सोलेनॉइड जो कॉइल है उसका रेसिस्टेंस, शंट रेसिस्टेंस। ये शंट करंट, ये शंट फील्ड होती है हमारी जब कॉइल लग जाती है। ये हमारा आर्मेचर है बीच में, ये लाइन करंट है, फुल्ली करंट, और ये आपका एक कोई टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, वोल्टेज प्लस माइनस। तो वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी आती है तो वो तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में वो मैं आपको बताती हूँ। इसके कुछ फार्मूले होते हैं शंट वाउंड के जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इन शंट वाउंड आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बाकी किसी में भी न्यूमेरिकल नहीं आ सकते। अगर मोटर का आपका शंट वाउंड वाला सर्किट डायग्राम है तो उसमें आपका जो EMF होगा वो इक्वल टू होगा वोल्टेज माइनस आर्मेचर का करंट एंड आर्मेचर का रेजिस्टेंस। और वहीं आपका जो करंट होगा लाइन करंट या फील्ड करंट जो भी आप बोलना चाहो, मैंने I ले लेती हूँ सिर्फ, और ये आपका इक्वल होगा IA प्लस SH शंट करंट। वही अगर आपका जनरेटर की बात करें, ये आपका एक फार्मूला है जो कि ऐसे पूरा किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे होता है, और इसकी कोई डेरिवेशन पेपर में नहीं आती। ये सिर्फ आपको थ्योरी पेपर में काम आएगा कि पेपर में लिखो, बस इतना ही है। तो इसको ज़्यादा समझने में भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेपर में अच्छे नंबर लाने से मतलब होना चाहिए, और ये वीडियो सफिशिएंट है। ये इसका फॉर्मूला है, बस आप देख सकते हो। देखो साइन कन्वेंशन, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो बस साइन डिफरेंट है और इस पर न्यूमेरिकल आता है। इसके बाद मैं आपको दो सर्किट डायग्राम और दिखा देती हूँ, सीरीज़ वाउंड डीसी मशीन का और कंपाउंड वाउंड डीसी मशीन का। और एक चीज़ और कि इसमें जो हमारा ISH है वो इक्वल टू है VRSH के। तो शंट करंट है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस शंट के। ये ओम्स लॉ है, बस थोड़ा सा और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि याद आ जाए, ताकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आएगा। तो अब मैं आगे आपको एक बार सर्किट डायग्राम दिखा देती हूँ सीरीज़ वाले का और कंपाउंड का। तो ये आपके सीरीज़ में है, ये आपका जनरेटर है, और सेकंड वाला आपका मोटर है। इसमें भी ऐसे हो रहा है, मोटर में IA अंदर की तरफ जा रहा है और जो इसमें बाहर की तरफ जा रहा है। और इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें जो आपका करंट होगा तीनों, I इक्वल्स टू IA इक्वल्स टू ISH, आर्मेचर करंट इक्वल होगा शंट करंट के और लाइन करंट के, सारे करंट इसमें इक्वल है सीरीज़ में। आपने देखा होगा वैसे भी सीरीज़ में सब कुछ इक्वल होता है, करंट में वोल्टेज डिफर होती है, तभी तो वोल्टेज की कोई बात नहीं है। तो करंट की बात करें तो इक्वल है। कंपाउंड वाउंड में आप देख सकते हो कि बहुत सारे करंट ऐड हो जाते हैं, सीरीज़ करंट, शंट करंट, रेसिस्टेंस, और ये आर्मेचर बीच में तो होते हैं, लोड। तो ऐसे ही जो हमारा कंपाउंड वाउंड में, तो ये कंपाउंड वाउंड मशीन्स है, इसको देखा हमने इसलिए ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एक हमारा शंट
और एक कंपाउंड बॉन्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा शॉर्ट शंट होता है, एक लॉन्ग शंट होता है। लॉन्ग शंट हम जनरेटर के लिए यूज़ करते हैं और शॉर्ट शंट हम मोटर के लिए यूज़ करते हैं। इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है आर्मेचर का, उसमें बाहर की तरफ, और इसमें लॉन्ग यहाँ पे आपको कॉइल लगा और इसमें ऊपर की तरफ आपको कॉइल लगा है। तो अब आगे चलते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि सीरीज़ और पैरेलल दोनों आपको दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट इस पर हम जो हमारा शंट है उस पर कैसा न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल उसी पे आता है। तो न्यूमेरिकल मैं आपको बताती हूँ कैसा आता है। तो इसमें जितना भी गिवन कंटेंट है पहले वो लिख लो। तो सबसे पहले इसमें हमें वोल्टेज दिया हुआ है। डीसी शंट मशीन कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.12 ओम एंड द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड मतलब RSH is equals to 100 ohm. Find the ratio of the speed as a generator to the motor and the line current is 80 एम्पियर। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमें फील्ड का दिया हुआ है। तो सबसे पहले वोल्टेज हमारी दी हुई है 250 वोल्ट। हमारा रेसिस्टेंस करंट रेसिस्टेंस आर्मेचर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.12 और हमारा RF फील्ड रेसिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 100 ओम और हमारा लाइन करंट दिया हुआ है 80 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है इसमें, रेशो ऑफ स्पीड। तो हमें निकालना है रेशो ऑफ जनरेटर अपॉन में मोटर के रिस्पेक्टिव में। तो NG बाय NM मोटर का निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास IF इक्वल्स टू V बाय, मैंने बताया था ना ISH इक्वल्स टू V बाय RSH। तो फील्ड और शंट एक ही बात है, 250 बाय 100। तो ये हमारा आ गया 2.5 एम्पियर। इसके बाद हमें करंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हमारा करंट होता है मोटर के रिस्पेक्ट में देखें तो आर्मेचर करंट इक्वल्स टू लाइन करंट माइनस RF। तो 80 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 77.5 एम्पियर। ये हमारा मोटर का आर्मेचर करंट निकल गया जो आपको चाहिए था। ऐसे ही हम आर्मेचर करंट निकालेंगे जनरेटर का। वो होता है हमारा, बस साइन चेंज हो जाएंगे, RL प्लस IF, जो कि इसका होगा 80 प्लस 2.5 दैट इज़ 82.5 एम्पियर। ये हमारा जनरेटर का। अब हम EMF की बात करते हैं। हम EMF निकालेंगे। तो EMF हमारा निकलेगा V माइनस RA इक्वल्स टू 250 माइनस 77.5 और हमारा 0.12। क्वेश्चन में देखो यहाँ से हमारा 77.5 और ये हमारा आ गया 0.12। तो ये हमारा आ गया 250 माइनस 9.3 इक्वल्स टू 240.7 वोल्ट। ये हमारा मोटर का है। अब हम जनरेटर का निकाल लेते हैं EMF। तो जनरेटर में फिर साइन कन्वेंशन बस प्लस हो जाएगा, V प्लस IARA इक्वल्स टू 250 प्लस 82.5 मल्टीप्लाई बाय 0.12। तो ये हमारा आएगा। सॉल्व करने के बाद ये सब हमें कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, खुद से कुछ भी सॉल्व नहीं करना। 0.9 ये हमारा आएगा 259.9। हमें रेशो निकालना था। हम रेशो ऐसे निकालेंगे EMF के रिस्पेक्ट पे NG, मैंने आपको पहले भी बताया, NG NM इक्वल्स टू EG बाय EM। तो ये हमारा आ जाएगा 259.9 अपॉन में
7 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.08। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने रेशो निकाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम कि स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर की कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास मोटर के इसी में मोटर के और जनरेटर के फॉर्मूला है, जिससे हमने ऊपर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोटर का फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल्स टू EMF इक्वल्स टू वोल्टेज माइनस IA RA और लाइन करंट इक्वल्स टू IA प्लस फील्ड करंट। और ऐसे ही हमारे पास जनरेटर का है, वो है अपोजिट साइन, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारा फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं ऊपर, जिससे हम EMF निकालते हैं, ये वाला, इसमें हमारा जो ये वाला पार्ट है, इससे हम स्पीड का अगर देखें, स्पीड का फॉर्मूला निकाल लें इससे, तो इसी फॉर्मूले से अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, N इक्वल्स टू 60 AP सॉरी हमारा 60 AE बाय PZ5। तो ये वाला हमारा पूरा पार्ट हम एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, K, ये हमारा 1/K की तरह ट्रीट होगा, और ये हमारा पूरा पार्ट होगा E/5K। तो हमारे को ये पता चल गया जो स्पीड होती है, जो N होता है, वो किस किस पे डिपेंड करता है। वो हमारा EMF पे डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड्स ऑन EMF, और दूसरा हमारा वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड्स ऑन फ्लक्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि E का, तो हमारा E को अगर हम ऐसे भी लेंगे, ये वाला अगर हम E को इससे डिनोट कर दें तो हमारा आ जाएगा N इक्वल्स टू V माइनस IA RA K बाय फ्लक्स। तो हमें इससे ये पता चल रहा है जो हमारी स्पीड है वो हमारा आर्मेचर के रेजिस्टेंस, आर्मेचर के करंट और वोल्टेज से कंट्रोल होता है। तो हमारे पास 3 फैक्टर आ गए यहाँ से कि स्पीड किस किस पे डिपेंड करती है, तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फ्लक्स को चेंज कर दो, स्पीड चेंज हो जाएगी। सेकंड इज़ आप रेजिस्टेंस आर्मेचर को कंट्रोल कर लो, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। और थर्ड है आपका, आप जो फील्ड है, वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स, आप ये वाला ही हो गया, फ्लक्स चेंज करेंगे, इसमें वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स। ऐसे ही थर्ड है हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा था, तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, V माइनस IA RA बाय K फ्लक्स। तो हमारा N का ये निकला था, तो इससे पता चल गया हमारा वोल्टेज, तो वोल्टेज ये रहा, और हमारा रेजिस्टेंस आर्मेचर का ये रहा, और हमारा फ्लक्स ये रहा।
तो ये चीज़ों पे हमारी स्पीड डिपेंड करती है शंट डीसी शंट मोटर की। अब हमने एक प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल सबकी जान ली कि कैसे वर्किंग प्रिंसिपल होती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल बेसिक प्रिंसिपल देख ली। अब हम देखेंगे कुछ एसी का पार्ट। तो एसी में हमारे पास दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक इंडक्शन और एक सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में स्पीड कांस्टेंट और इसमें स्पीड वेराइज चेंज करती रहती है। तो अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका सिंगल फेस और एक आपका थ्री फेस। और सिंक्रोनस के अंदर हमें सीधा सीधा याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस का, स्पीड ऑफ सिंक्रोनस इक्वल्स टू 120 फ्रिक्वेंसी बाय पोल्स। ये आपका भी न्यूमेरिकल में करवाऊंगी। ये सीधा सीधा फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं, पेपर में डायरेक्ट आएगा। तो अब हम देखते हैं कि मैंने आपको एक अपनी पहले एक डीसी बेसिक मोटर दिखाई थी, उसकी कंस्ट्रक्शन बनाई थी डीसी की, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने आपको बना के दिखाई थी रफ स्केच, बट आप ये देख लीजिए कि ये ऐसी दिखती है। अगर हम इसको एक साफ़ सुथरे स्केच की तरह देखें, आपको वाइंडिंग, ये आपको पूरी वायरिंग भी दिख रही होगी, इसमें इन्होंने वायरिंग भी करके दिखाई है, फील्ड वाइंडिंग, मैं आपको अपने में करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करी थी ये हमारी डीसी कंस्ट्रक्शन, तो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी पूरी की पूरी एक वायर पूरी कनेक्ट होती है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये ऐसे पूरा आपका ऐसे बाउंड होती है, और ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, क्योंकि जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिक कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये वर्क ही नहीं कर सकती। हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक बेसिक इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन बताती हूँ। तो एक बेसिक इंडक्शन कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो बेसिक इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन हम ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो आपको पता है एक सर्कल, और इस बारी इसमें स्टेटर और रोटेटर दोनों होंगे। स्टेटर और रोटेटर, थोड़ा इसको आप समझने की कोशिश कर लेना। दिस इज़ द रफ स्केच। इससे ज़्यादा आपके पेपर में जितना इस वीडियो में कवर है वन शॉट में, इससे ज़्यादा पेपर में कुछ नहीं आता है इस यूनिट से। सिर्फ आपको ये सब रिवाइज करना है और पेपर दे के आना है। एज अ स्टूडेंट हम बीटेक में अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए एडमिशन लेते हैं, तो हम इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दे सकते जितना कि पूरे टाइम ये पढ़ते रहे तो स्किल्स डेवलप करने में प्रॉब्लम होती है। एज अ स्टूडेंट मैं ये जानती हूँ कि जितना आपको थ्योरी पेपर में लिख के आना है उतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारे इतने काम के कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ पेपर निकालने की सब्जेक्ट है कि अच्छे मार्क्स आ जाए। और मैं खुद ऐसे ही पढ़ के गई हूँ, और मैंने खुद देखा कि यूट्यूब पे कम कंटेंट है इस चीज़ का, तो वन शॉट या आप एक दिन पहले देखो तब भी कंप्लीट हो जाएगा। ये रोटर है, और ये हमारे इसके अंदर ये रोटर कंडक्टर्स हैं, और ये हमारा स्टेटर है बाहर वाला, ये मूव नहीं कर रहा, और ये इसके अंदर है स्टेटर कंडक्टर्स। ये हमारा ईयर गैप है, ये योक है, फ्रेम, और एक बेसिक मोटर है, स्टेटर वाइंडिंग। अब हमारे दो तरीके की इंडक्शन मोटर में टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वेरल एंड सेकेंड वन इज वाउंड मोटर। तो स्क्वेरल और वाउंड मोटर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती हैं। सो दिस इज स्क्वेरल,
आप देख सकते हैं कि ऊपर कुछ स्क्वायरल जैसा निशान है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंडक्शन मोटर दिखाई थी, ये हमारी स्क्वायरल है। और मैं आपको थोड़ा आपको और ब्रीफ में बताऊँ तो ये कैसी होती है दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि उसके ऊपर कुछ कुछ आपको जाली टाइप दिख रही है, स्क्वायरल शेप, तो उसका नाम है स्क्वायरल केज। केज इस टाइप है, तो इसका नाम है स्क्वायरल केज मोटर। इस पर आपको डिफरेंस आएगा कि स्क्वायरल केज का डिफरेंस बताओ और वाउंड का डिफरेंस बताओ। मैं आपको इसका डिफरेंस पूरा बताती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वाउंड कैसी दिखती है। सो दिस इज़ अवर वाउंड मोटर। वाउंड मतलब देखो, आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा वायर इसमें वाउंड है। एंड आगे शाफ्ट है जो आपको ये बाहर निकलता हुआ सा दिख रहा है, ये शाफ्ट है। और ये वाउंड हमारी मोटर है। ओके, सो अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस है, स्क्वायरल केज जो होती है वो हमारी वाटर पम्प्स में यूज़ होती है, एग्जांपल पहले बता रही हूँ, और फैंस वगैरह में यूज़ होती है। और जो हमारा ये वाउंड है ये हमारा यूज़ होता है क्रेन, लिफ्ट और एलिवेटर्स, और जहाँ भारी भरकम काम हो रहे हो वहाँ वाउंड यूज़ हो जाता है। सेकेंडली, इसमें नो स्लिप रिंग्स होते हैं, इसमें स्लिप रिंग्स होती ही नहीं है। बट इसमें यस स्लिप रिंग्स आर अवेलेबल, इसमें प्रेजेंट है स्लिप रिंग्स। और ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। हमारी स्क्वायरल वाली आपको देखने में पता चल रहा होगा कि एकदम सिंपल कंस्ट्रक्ट है। और जो हमारी वाउंड है वो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है। ऐसे ये इसमें हमारा जो टॉर्क जनरेट होता है वो स्मॉल और मॉडरेट टॉर्क होता है। बट इसमें हमारा हाई टॉर्क होता है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है स्क्वायरल की वो हाई होती है, डेट इज़ गुड। और जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो लो होती है। अब हम आगे चलते हैं कि हमारा 3 फेज सप्लाई कैसा होता है इंडक्शन मोटर में, और 1 फेज सप्लाई कैसा होता है। उसके बाद एक टाइप बचेगा न्यूमेरिकल का छोटा सा, बस वो करके आपका पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा 3 फेज सप्लाई कैसा होता है। तो 3 फेज में आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, मैं फर्स्ट यूनिट की वीडियो भी अपलोड करूँगी कि स्टार डेल्टा कनेक्शन कुछ होता है। तो ये 3 फेज में ही आता है हमारा। इसमें आपकी 3 स्लिप रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये आपकी 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3। तो और यहाँ पे ब्रशेस लगे हुए हैं। और ये आपका एक ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस है ये। और ये हमारी स्लिप रिंग्स है। ये हमारा 3 फेस है। ये आपका ऐसे ऐसे ये सब कनेक्ट होता है। और अगर हम प्रिंसिपल ऑपरेशन देखें इसका, तो हमारा प्रिंसिपल ऑपरेशन भी कुछ ऐसा बनेगा कि ये आपका बीच में, और आपकी 3 कॉइल्स प्रेजेंट होती है इसमें 3 फेस में। एक आपका रेड होती है, इधर मैं आपको रेड से बता देती हूँ। एक आपकी येलो होती है यहाँ पे, और एक आपकी ब्लू होती है जो कि यहाँ पे। और ये तीनों की तीनों ही रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों ऐसे आती हैं। ये जो आपका पार्ट है बाहर वाला, अंदर वाला, ये आपका रोटेट करता है 3 फेज में, रोटर, रोटेटर और
रोटर है, ये रोटेट करता है, रोटेटर, रोटर। ये आपका रोटर है और ये आपका स्टेटर है बाहर वाला, इस पर वाइंडिंग्स होती है, स्ट्रेट रहता है। इसका मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इस तरीके का आपको कोई ग्राफ होता है, ये आपका 360 रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि जो आपका करंट होता है वो सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। करंट वेराइज इन दिस E30, तो इन दिस करंट changes not constant same, किसी भी टाइम ऐसा नहीं सेम रहता है। अब हमारे पास मोटर में दो कंडीशंस आती हैं। मोटर क्या कैसे ऐसे चलती है, मोटर कहती है कि फर्स्ट कंडीशन जो होती है हमारी वो होनी चाहिए कि या तो कॉइल रोटेट करे, ठीक है, या फिर अगर मैग्नेटिक खुद रोटेट कर दे कंडीशन 2, या फिर मैग्नेट रोटेट कर दे, ठीक है। तो इसी दो प्रिंसिपल पे चलती हैं और यहीं से हमारा आता है एक स्लिप रिंग्स फार्मूला, जिससे हमारा लास्ट न्यूमेरिकल मैं करवाने जा रही हूँ इस चैप्टर का मेन पार्ट, कि ये भी न्यूमेरिकल 5 नंबर का आता है, एकदम लास्ट टॉपिक है। एंड डेट इज़ वेरी गुड कि अगर आप एक बार अच्छे से सीख लोगे, ये बुरे वन शॉट देख लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमारा न्यूमेरिकल से पहले आपको मैं अपना स्लिप रिंग्स का फार्मूला दिखा देती हूँ। एक स्लिप परसेंटेज होती है, तो NS ये स्टेटर के लिए है, माइनस NR स्पीड ऑफ रोटेटर अपॉन में NS मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा स्लिप रिंग का फॉर्मूला होता है परसेंटेज। ये डेरिवेशन का नहीं आएगा, ये आप सीधा सीधा याद रखोगे तो इजी हो जाएगा पेपर के लिए। और इसमें अगर हमारा NS ग्रेटर है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, और NR कम है, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ अवर मोटर। वहीं अगर आपका NR ज़्यादा है NS से, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ अवर जनरेटर, ठीक है। और अगर NR हमारा ज़ीरो है तो हमारी स्लिप परसेंटेज 1 होगी। ये हमारी एक एक्सेप्शन कंडीशन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के मार्कर में, 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं लास्ट में। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है पर्टिकुलर लोड इज टू बी ड्रिवन एट अबाउट 700 RPM, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ पोल्स फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड इफ स्लिप परसेंटेज इज 4। तो हमें दिया हुआ है कि जो हमारा n है वो 700 RPM है, ये रहा, और हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो है हमारी 50 हर्ट्ज, और जो हमारा स्लिप परसेंटेज है वो है 4। ये हमें सब गिवन है, तो कुछ नहीं करना हमें। सबसे पहले इसमें हमें याद है इन जैसे क्वेश्चनों में सबसे पहले जो मैंने आपको NS स्पीड ऑफ स्टेटर का बताया था, उसका स्क्रॉनियस मोटर्स का जो मैंने आपको बताया था, सिंक्रोनस मोटर का जो मैंने आपको बताया था, वो उसकी फॉर्मूला आपको याद होगा। वो सिंक्रोनस मोटर में बेसिकली हमें यूज़ होता है स्टेटर का। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो स्पीड ऑफ स्टेटर होती है वो उसका फॉर्मूला होता है 120F/P। तो यही फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद हमारा NS हमारा निकलेगा 750 RPM। उसके बाद हम अपना स्प्लिट रिंग्स का फॉर्मूला निकालेंगे NS माइनस NR बाय NS इंटू 100। तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी हमारे पास रोटेटर की दी हुई है, क्योंकि पर्टिकुलरली लोड जो है वो NR पे जा रहा है, तो ये हमारा NR है क्योंकि वो ही रोटेट हो रहा है, और हमारा NS ये रहा और 100%। हमें NR की तो ये मैंने गिवन वैल्यूज़ लिख ली हैं।
अब हमारे पास NR 700 RPM है, ये हमने पूरा गिवन डेटा लिख लिया है। अब हमें सॉल्व करना है। मैंने आपको एक बताया था सिंक्रोनस मोटर का फॉर्मूला स्पीड, तो उसमें मैंने आपको बताया था NS = 150F/P। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ पोल्स निकालने पड़ेंगे ताकि हम इस आगे का सॉल्व कर सकें। तो हम यहाँ पे NS की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसमें ऐसा होगा कि हमारा ये पूरा डेटा है वो NR नहीं है, वो हमारा NS है। तो कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हमने NS निकाल लिया 120 और F हमारा है 50 और P, तो हमने इस पूरी वैल्यू पुट करने के बाद हमने निकाला, तो हमारे पोल्स तो 8 आ रहे हैं। उसके बाद हमने अपना स्लिप रिम्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। स्लिप परसेंटेज = NS - NR/NS, जो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NR = NS1 - S। इससे हमारे पास और सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम इसको पुट कर देंगे। NR = 750 × 1 - 0.04, दैट इज़ 720 RPM। हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार लास्ट वाला न्यूमेरिकल आप लोग खुद से सॉल्व करके देखना, ऐसे ही समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट खुद से सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में ही पुट करना है। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। ये आपकी अगर आप IP का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर आप कोई और यूनिवर्सिटी से हो, तो ये टॉपिक अगर आपका यूनिट 3 है DC मोटर्स, तो इसमें सब कुछ कवर्ड है जो पेपर में आ सकता है, जिससे आप पेपर में फुल स्कोर कर सकते हो। तो I hope you like the video. If you like, please subscribe my channel for more content and hit like button and share my video to your friends. Thank you.